इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को? वो तो बहुत आसान सा है, सबसे आसान स्टैंडर्ड में से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई थिंक सो। इसके नोट में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसके नोट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसकी चेंजेस के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब चेंजेस करते हैं, इन्वेंट्री में चेंज और किस में चेंज होती है जी, भूल गए हैं? कितने थे, कितने मेथड थे, क्या क्या कुछ हो सकता है वैसे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री, पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पीपीई टू इन्वेंट्री तो हमें ज़रूरत वैसे तो है ही नहीं, और इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये मेजरली चीज़ें हैं। दस मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, क्या मैं अगर थोड़ा सा आपका टाइम खा जाऊं ब्रेक का तो इतराज़ तो नहीं है? क्योंकि मुझे कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा देनी है आपको जी। नहीं, मैं शाम के वक्त नहीं कवरेज ज़्यादा देना चाहता ना टाइम। और मैंने तकरीबन नेक्स्ट सेशन में ASNPO के ऊपर अच्छी सी बातें करनी है। मींस कम से कम 1.5 घंटा मुझे वो रखना है। कितना घंटा? 1.5 घंटा कम से कम मुझे ASNPO के ऊपर रखना है। मींस 3:30 डेडलाइन है कि अगर मैं 3:30 बजे शुरू करूं, 1 घंटे की बजाय 2 छोटी कर लेते हैं। हाँ, असर की नमाज की तो ब्रेक करनी पड़ेगी ना, एक ज़ोर की नमाज की ब्रेक करनी पड़ेगी। मींस अगर मैं आपको एतराज़ ना हो तो 1:15 तक ले जाऊं इसको, इस पे तो नहीं एतराज़ है? नो सर, यस सर। चलें देखते हैं, मैं 1:15 तक नहीं लेके जाता, आपकी बात मानी, मैं बस 1:20 तक ले जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास हेल्ड फॉर सेल है तो IS2, हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है, यूज़ के लिए तो IS16, हेल्ड फॉर रेंटल पर्पज़ या कैपिटल एप्रिसिएशन है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किस किस चीज़ का? 2 चीज़ें सिर्फ। कौन कौन सी? लैंड एंड बिल्डिंग, नथिंग एल्स। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग ही आती है या उसका कोई पार्ट आता है। रिकॉग्नाइज करेंगे अगर कॉस्ट लायबिलिटी मैयर हो या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो हो रहे हों। इनिशियल मैयरमेंट बिल्कुल IS16 की तरह कॉस्ट पर ही होगी। सब्सीक्वेंटली आपके पास 2 मॉडल हैं, एक कॉस्ट मॉडल और एक आपका फेवरेट कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल IS16 के फेयर वैल्यू मॉडल से फ़र्क है, उसमें रीवैल्यूड अमाउंट आती है, यहाँ पर फेयर वैल्यू ही आनी है। IS16 में डेप्रीसिएशन भी करते हैं, यहाँ पर हमने कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करनी। चलें जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने 1 जनवरी 18 को 150 मिलियन की ली, जिसमें 50 मिलियन शामिल था लैंड का, और इसको रेंट आउट कर दिया। बिल्डिंग की लाइफ क्या है? 10 साल है। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एज अंडर। लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 180 है, लैंड पोर्शन इसका 60 के ऊपर है, अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर 165 पर हो गया और लैंड पोर्शन उसका 70 था, अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठा ख़रीदा था 150 का, इकट्ठा ही वैल्यू कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर। अगर कॉस्ट मॉडल चल रहा होता तो क्या होना था? आपने करना था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, फिर डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 1 साल में, और अगले साल भी यही वाली एंट्री पास करनी थी। इसी के एक्सट्रैक्ट्स कर रहे होते आप तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस लेस करके आपने प्रेजेंट करना था 140 पर, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2018 की 10 आनी थी। अगले साल कॉस्ट 150 ही आनी थी, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 10 + 10 20 हो चुकी होनी थी, कैरिंग अमाउंट 130 आ जानी थी। इस साल भी डेप्रीसिएशन 10 आनी थी। पुराना अंदाज IS16 वाला, कोई चेंज
नहीं। फेयर वैल्यू के ऊपर आ जाएं तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो 150 के ऊपर ही होगी। अब ये एसेट 150 से किस पर जा चुका हुआ है, 180 पर जा चुका हुआ है। आप एक छोटा सा टी अकाउंट बना सकते हैं, 150 वाली चीज़ 180 पर लेके जाओ, 30 क्या करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करना है, फेयर वैल्यू गेन को क्रेडिट करेंगे। अगला साल BD 180 आएगा, CD इसका बनाना है 165, तो 15 का क्या आ जाएगा, लॉस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करोगे क्रेडिट और फेयर वैल्यू लॉस को करोगे डेबिट, कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये सब पूरी की पूरी कहानी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, सो सिंपल। एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे तो ये अब फेयर वैल्यू पर आ रहा होगा जो पहले साल की एंड पे है। जो फेयर वैल्यू गेन आया है अदर इनकम में ये लिखोगे पहले साल में। अगले साल में जो उसकी फेयर वैल्यू है उसके ऊपर कैरिंग अमाउंट आ जाएगी और फेयर वैल्यू लॉस आ जाएगा 15 का, जो कि आपने इस साल में लॉस रिकॉर्ड किया है। फेयर वैल्यू मॉडल में एसेट फेयर वैल्यू पे लिखना है, कोई डेप्रीसिएशन नहीं करनी। फेयर वैल्यू गेन या लॉस स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे और आंसर ले लेंगे। ये आपकी दोनों मेथड हो गए डिस्कस, किसके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। अब अगली कहानी आती है कि आपके पास टोटल 4 केसेस और एक एडिशनल केस के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से शिफ्टिंग होनी है। इन्वेंट्री हो, CWIP हो, दोनों एक तरीके से चलते हैं, दोनों अपनी कॉस्ट पर चलते हैं। IS2 क्या कहता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, ऐसे ही है। इसके अंदर कोई और मेथड कॉस्ट के अलावा है ही नहीं, स्टैंडर्ड में कोई इजाज़त नहीं है। तो फिर इसका मतलब है जब शिफ्टिंग करनी होगी इन्वेंट्री से फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पर तो आ ही कॉस्ट रही है, तो शिफ्टिंग भी कॉस्ट के ऊपर होगी। पहली एंट्री ट्रांसफ़र कॉस्ट के ऊपर होगी और फिर उसी दिन हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांसफ़र हुई है। ये हो गया कौन सा मेथड, इन्वेंट्री का, कि इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रही है, ट्रांसफ़र किस पे करो, कॉस्ट पर, और फिर रीमेजर कर लो इसको फेयर वैल्यू पर जिस डेट पर ट्रांसफ़र हुआ है। ये इसका तरीकाकार, शॉर्ट वे आउट। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो भी किस पर चलता है, कॉस्ट पर, वो भी कोई और चीज़ दरमियान में नहीं लेकर आ सकते। अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शिफ्ट करनी है डायरेक्टली, उसे फौरी तौर पर रेंट आउट करना है, तो उसका भी तरीकाकार यही है कि आपने किस पर शिफ्ट करना है, कॉस्ट पर शिफ्ट करना है और फिर रीमेजर कर देना है फेयर वैल्यू पर डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मींस इन्वेंट्री और CWIP का तरीकाकार क्या है, एक ही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब अगली कहानी आती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से भी शिफ्टिंग हो सकती है 2 जगहों पर, या इन्वेंट्री में शिफ्ट हो सकता है या PPE में शिफ्ट हो सकता है। अब यहां पर पहले आप चूंकि चल ही फेयर वैल्यू मॉडल पर रहे हैं, शिफ्ट करने से पहले फेयर वैल्यू पर लेकर जाएंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लेकर जाएंगे, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, पहला स्टेप ये है। और ट्रांसफ़र अब जो होगी टू इन्वेंट्री, वो किस पर होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो ये अब ट्रांसफ़र टू PP हो जाएगी एट फेयर वैल्यू, जो उस तारीख की है। दिस इज द इजीएस्ट वे आउट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री में शिफ्ट करना है तो अभी कोई मसला नहीं है, अभी वही वाला स्टेप्स करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पहले फेयर वैल्यू पर लेकर जाओगे और अब इसको IS2 में शिफ्ट कर दोगे। IS2 में ये अब डीम्ड कॉस्ट कंसीडर होगी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। कितने तरीकाकार हुए, 2, 1 3 4 नहीं, कितने हैं, सिर्फ 2। लॉजिक इस्तेमाल करनी है, सेम लॉजिक पर 2-3 चीज़ें चल रही हैं। फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से शिफ्टिंग होनी है तो एक ही तरीकाकार,
बस एंट्री का फर्क आएगा, इन्वेंट्री डेबिट होनी है या पीपी डेबिट होना है, नथिंग एल्स। जो स्पेशल है वो केस 3 है, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इससे शिफ्टिंग करनी हो किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। अब आप चल रहे हैं कॉस्ट मॉडल पर, शिफ्टिंग करनी है किस पर, फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। अब यहाँ पर रूल ये है कि IAS 16 में 2 मॉडल मौजूद हैं। कौन कौन सा, एक कॉस्ट और एक मौजूद है। तो फिर पहले IAS 16 के तहत ही क्या करोगे, इसे फेयर वैल्यू पर लेकर जाओगे, रीवैल्यूएशन परफॉर्म करोगे, भले किस मॉडल पर हो, कॉस्ट मॉडल पे, भले अप्लाई कॉस्ट मॉडल कर रहे हैं, फिर भी क्या करनी है, रीवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है। पहले क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे अंडर IAS 16। अब अगला सवाल आता है, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दिया, व्हाट टू डू आफ्टर दैट विद रीवैल्यूएशन सरप्लस, शुड वी चार्ज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और नॉट, ये क्वेश्चन है असल। अब इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसे पड़ा रहने देना टिल डिस्पोजल। एक क्वेश्चन था पुराने ज़माने में आया था, उसमें आंसर गलत किया हुआ था उन्होंने थोड़ा सा, ठीक। बाद में उसी क्वेश्चन की स्टडी टेक्स्ट के अंदर जब सॉल्यूशन आया था रिसेंट बुक के अंदर, वो ठीक होके आ गया हुआ था। मींस इंक्रीमेंटल गलती से चार्ज शो हो गई हुई थी, वो बाद में उन्होंने क्या कर दी थी, करेक्ट कर दी थी। तो पुराने वाला पास पेपर वंस अगेन नहीं देखना, स्टडी टेक्स्ट को देखना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप शिफ्टिंग करनी है, तो ये 5 तरीक़ेकार हैं। इसके लिए मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, अच्छा खासा हैवी ड्यूटी, और ये उसका क्या है, नोट है। ओहो हो, क्या है, नोट है। नोट के अंदर भी तो प्रॉब्लम आती है, ये उसकी जर्नल एंट्रीज भी हैं। कितनी देर में हुए हैं डिस्कशन करते हुए जी? नहीं, इस स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हुए 14 मिनट हो गए हैं यार, ज़्यादा टाइम हो गया फिर तो। अच्छा कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी इस स्टैंडर्ड को ख़त्म करके बच जाते हैं। ये बताएं, एक प्रॉपर्टी है पेशावर में, ये रेंटल पर्पस के लिए है, ये हमने ख़रीदी है, कौन कौन सी कॉस्ट शामिल करेंगे? क्या परचेज प्राइस शामिल होनी चाहिए, लीगल फ़ी शामिल होनी चाहिए, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस शामिल होने चाहिए, गवर्नमेंट टैक्सेस होने चाहिए, अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल चार्जेस होने चाहिए, और ऑपरेटिंग लॉसेस शामिल नहीं करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड ऑन ओपनिंग सेरेमनी शामिल नहीं करेंगे, स्पेशल रिपेयर डिपेंड करता है लेनी है या नहीं लेनी। स्पेशल रिपेयर से अगर रेंट इंक्रीज कर रहा हो तो शामिल करेंगे, अगर रेंट इंक्रीज नहीं कर रहा तो शामिल नहीं करेंगे। ये इसकी लॉजिक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज एट दिस इतने है, क्लोजिंग दे दी, ड्यू टू स्पेशल रिपेयर नो एडिशनल रेंट वुड बी चार्ज, तो इसका मतलब है शामिल नहीं करेंगे। तो इसको ऊपर ध्यान से, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट कितनी आ गई है हमारे पास 11,460, 11,460 हम लिख देंगे एडिशन में। क्लोजिंग हमें दिया हुआ है इसका फेयर वैल्यू 13 मिलियन, हम यहाँ पर इसके क्लोजिंग में लिख देंगे 13 मिलियन रुपीज़ 1000 में, और जो डिफरेंस है ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के नाम से आ जाएगी 1540। इंक्रीज़ हो रही होगी तो फेयर वैल्यू गेन, डिक्रीज़ हो रही होगी तो फेयर वैल्यू लॉस। लाहौर की प्रॉपर्टी
1 अगस्त 21 पर हमने एवेक्ट की है टेनेंट को, टेनेंट थे और इसको अपना हेड ऑफिस बना दिया है। मींस क्या हो रहा है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑन दिस डे फेयर वैल्यू वाज 20 मिलियन। इस तारीख पर कितनी थी, 20 मिलियन। रिमेनिंग लाइफ 15 साल थी और रेजिडुअल वैल्यू 8000 थी। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग वाज 15 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 20। पिछले साल के एंड पर कितनी थी, 31 दिसंबर 20। तो आपका ओपनिंग आ गया 15,000, इसको शिफ्ट करना है 20,000 पर, तो आप फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे और फिर 20,000 पर इसे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। और मैंने साथ ही बिल्डिंग भी बनाई हुई है, इधर से निकल जाएगा और बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। एंट्रीज क्या हो जाएंगी, पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, फिर शिफ्टिंग की पीपीई डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, फिर पीपीई में जाके इसकी डेप्रीसिएशन होगी 20 मिलियन माइनस 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 15, 800 की। ये आपकी चेंज हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। रूल यही है, अगर यही इन्वेंट्री में शिफ्ट हो रहा होता तो क्या होना था, डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होनी थी। बस यहाँ पर क्या लिखा जाना था, पीपी की जगह पर इन्वेंट्री आ जाना था, नथिंग एल्स। और कोई चेंज और कोई रूल नहीं है, लिहाजा परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ एक और प्रॉपर्टी, कराची की प्रॉपर्टी। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी थी 40 मिलियन, हमने एक्वायर किया था 1 जनवरी 19, ऑन विच डेट द टोटल लाइफ वाज 20 ईयर्स एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू वाज निल। फेयर वैल्यू वाज 33,500 ऑन 31 दिसंबर 21। द फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 20 वाज 2 मिलियन हायर देन इट्स कैरिंग वैल्यू। 2020 के एंड पर, पिछले साल के एंड पर फेयर वैल्यू क्या थी, 2 मिलियन ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट से। मीन्स यू हैव टू वर्क आउट द कैरिंग अमाउंट, उसके अंदर 2 मिलियन ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, फेयर वैल्यू। और हमने 10 जनवरी को शिफ्ट किया, इट मीन्स जो फेयर वैल्यू उसकी 31 दिसंबर 20 पर बनती है वही हमारी 10 जनवरी को 21 को होगी उसकी फेयर वैल्यू। तो इसकी कैरिंग अमाउंट मालूम करेंगे और उसमें 2 मिलियन ऐड कर देंगे। ये 2 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्कआउट हो गई और हमने एंट्री पास कर दी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, क्योंकि हमने क्या करना है, रीवैल्यू करना है। फिर हमने इसको किया रीवैल्यू, 2 मिलियन एडअप किया एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को हमने रख छोड़ना है टिल इट्स डिस्पोजल और फिर शिफ्टिंग कर देनी है। कैरिंग अमाउंट मेरी आई थी 36,000 और 36,000 को में 2,000 ऐड किया जो कि उसने इंक्रीज़ बताई थी, वो हो गई 38,000। 38,000 पर मैं शिफ्टिंग करूँगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपीई क्रेडिट। फर्स्ट यू हैव टू रीवैल्यू, देन यू हैव टू ट्रांसफ़र। आप इसके लिए अपनी वर्किंग वही बना सकते थे। जब ये शिफ्ट हो जाएगी तो ये आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 38, क्लोजिंग इसकी 33,500 है। इट मीन्स ये वैल्यू कम हो रही है, फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है। लें जनाब, अभी तक के लिए इतना ही, ब्रेक करते हैं। इंशाल्लाह एग्जैक्ट 2 बजे मुलाकात होगी। और मैं माज़रत चाहता हूँ, ये वाला स्टैंडर्ड बड़ा स्पीडीली डिस्कस कर दिया मैंने। स्पीडीली हो गया, क्लियर हो गया या नहीं हुआ, या मज़ीद चाहते हैं कोई क्लियरेंस? ऐसे ही है ना, ज़रा स्पीडीली डिस्कस हो गया है। आधा घंटा लगा है मेरा ख्याल है, आधा घंटा तकरीबन, नहीं 20-25 मिनट में। तो ये आसान स्टैंडर्ड था, इसमें कोई चेंज नहीं थी। थैंक यू जी। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं।
सवाल आया हुआ है सर ये नोट्स मिलेंगे? जी नोट्स मिलेंगे। ड्राइव का लिंक मौजूद है फेसबुक पेज पर, और क्लास में भी मैंने बिल्कुल शुरू में शो किया था, तो एंड पर दोबारा से शो कर देंगे, तो नोट्स बिल्कुल मिलेंगे आप सबको। ब्रेक जी।